दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 अक्टूबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पीसीएस प्री की उत्तर कुंजी जारी, 25 तक दर्ज कराई जा सकती हैं आपत्तियाँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2025 परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के 24 अक्टूबर तक उत्तर कुंजी देख सकते हैं और 25 अक्टूबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आयोग द्वारा सभी आपत्तियों पर विचार के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, जिसके आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे ने बताया कि यह परीक्षा 12 अक्टूबर को 2 सत्रों में आयोजित की गई थी। उत्तर कुंजी में प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रमांक ये दिए गए हैं, इसके आधार पर मिलाया जा सकता है। ठीक है, आगे दिया गया है कि उत्तर कुंजी को लेकर कोई भी अभ्यर्थी अगर आपत्ति करते हैं तो निर्धारित प्रारूप में आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और जो भी दिशा निर्देश दिए गए उनका पालन करना जरूरी होगा। आपत्ति सामान्य दंड प्रथम प्रश्न संख्या 1 से 150 व सामान्य दंड द्वितीय प्रश्न 1 से 100 तक के लिए अलग अलग प्रस्तुत करनी होगी। आपत्ति में संबंधित प्रश्न, आयोग का उत्तर, अभ्यर्थी द्वारा सुझाया गया उत्तर और प्रमाण यानी कि प्रूफ संलग्न करना अनिवार्य होगा। केवल बारकोड क्रम संख्या की प्रश्न पुस्तिकाओं के आधार पर ही उत्तर पुस्तिका स्वीकार की जाएंगी। आपत्तियां एक ही बंद लिफाफे में परीक्षा नियंत्रक अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संबोधित करते हुए डाक द्वारा अथवा आयोग के काउंटर पर 25 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में जमा कराई जा सकती है। तो जो भी अभ्यर्थी उत्तर कुंजी मतलब पीसीएस की परीक्षा दिए हैं वो अपनी उत्तर कुंजी चेक कर लें और अपनी आपत्तियां डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। एसएससी से अपडेट है कि अब अभ्यर्थी अपनी पसंद से चुन सकते हैं शहर, तिथि और पाली। कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को दिवाली का तोहफा दिया है। अभ्यर्थी अब अपना पसंदीदा जो है परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा टियर 1 से अभ्यर्थियों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। एसएससी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार आयोग ने अपने पसंद के अनुसार परीक्षा तिथि, शहर और पाली चुनने की सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को पोर्टल में ही लॉगिन करना होगा और शहर आवेदन करने के समय दिए गए 3 विकल्पों में से तिथि और पाली का चयन करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी 22 से 28 अक्टूबर तक पोर्टल में जाकर के सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आवेदन के समय 3 शहरों में जो विकल्प चुना था उसके आधार पर अभ्यर्थियों को उन शहरों में विभिन्न तिथियों और पाली में स्लॉट की उपलब्धता दिखाई जाएगी। अभ्यर्थी किसी भी उपलब्ध तिथि पर अपनी पसंद के अनुसार किसी शहर में एक विशिष्ट पाली चुन सकते हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन उम्मीदवारों ने क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने का विकल्प चुना है उनके लिए तिथियों और पालियों के विकल्प सीमित हो सकते हैं। यदि विकल्पों का प्रयोग करते समय पहले चुने गए तीनों शहरों के सभी स्लॉट भर चुके हैं तो उम्मीदवार को वैकल्पिक शहरों की एक सूची दी जाएगी जहां स्लॉट उपलब्ध होंगे। आयोग वैकल्पिक शहरों से किसी एक को चुनने के लिए उम्मीदवार को उस शहर का स्लॉट देगा, लेकिन बिना किसी विशिष्ट तिथि और विशिष्ट शिफ्ट के विकल्प के। इस सुविधा का उपयोग करते समय उम्मीदवारों को परीक्षा तिथि, शहर और शिफ्ट चुनने के अपने विकल्प का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोग अपनी पसंद के स्लॉट को चुन सकते हैं किस दिन किस पाली में। डीएलएड को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि कोर्ट के आदेश पर डीएलएड का परीक्षा कार्यक्रम जारी। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा में अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर एससीईआरटी निदेशक गणेश कुमार ने 17 अक्टूबर को परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को सूचित किया है। देखिए एक्चुअल मांग का दोस्तों यहाँ पर आप लोग जानते हैं डीएलएड की जो परीक्षाएँ 27-28 से होनी है वो तो नियत समय पर होंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ छात्र जो अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे थे
तो यहाँ पर अतिरिक्त अवसर के लिए हाईकोर्ट छात्र गए थे, तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और हाईकोर्ट के निर्देश पर ये कार्यक्रम जारी किया गया है। तो इस कार्यक्रम के अनुसार प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 20 नवंबर को क्रमशः सुबह 10 बजे से और 2 से 4 बजे तक कराई जाएगी, जबकि तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 21 नवंबर को सुबह 10 से 12 बजे और 2 से 4 बजे तक कराई जाएगी। यह परीक्षा कार्यक्रम प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल विशेष अपील के निर्णय के अधीन रहेगा। याचिकाकर्ता सरिता तिवारी के अधिवक्ता कौंतेज सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष की ओर से दाखिल अनुपालन शपथ पत्र में आवेदिका को न्यायालय से पूर्व आदेश के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है। आप सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि लिंक से होने वाली धोखाधड़ी पर रोक की तैयारी। आप लोग जानते हैं अभी जो डिजिटल अरेस्ट होता है यानी जो साइबर फ्रॉड होता है उसमें कई सारे मामले ऐसे आते हैं जहां पर कोई छात्र जो है या कोई व्यक्ति गलत लिंक पर क्लिक कर देता है और बाद में उससे अकाउंट से पैसा कट जाता है, यानी धोखाधड़ी की जाती है। इस तरह बहुत धोखाधड़ी इस समय चल रही है, आप सभी को अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रयास चल रहा है कि जो भी लिंक से धोखाधड़ी होती है वो रोकने की तैयारी है। देश में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार और ट्राई नए नियम लाने की तैयारी में है। URL यानी किसी वेबसाइट या लिंक को वाइट लिस्ट करना अनिवार्य होगा। अब केवल वही लिंक खुलेगा जिसे पहले से सुरक्षित और मंजूर सूची में शामिल किया गया हो। अभी इंटरनेट या मोबाइल पर आने वाले ज़्यादातर लिंक बिना किसी रोक टोक के खुल जाते हैं। साइबर अपराधी इसी का फ़ायदा उठाकर के लोगों को फर्जी वेबसाइट, कस्टमर केयर नंबर या लोन ऐप के झांसे में डालते हैं और उनकी व्यक्तिगत जानकारी और बैंक डिटेल्स को चुरा लेते हैं। लेकिन नई प्रणाली लागू होने के बाद ऐसा संभव नहीं होगा। किसी भी संस्था, बैंक या OTT प्लेटफॉर्म को जो लिंक ग्राहकों को भेजना है उसे पहले ट्राई या संबंधित एजेंसी से अनुमति लेनी होगी। गुरुवार को ट्राई की ओर से नियामकों की एक संयुक्त समिति की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में इस पर गंभीरता से विचार किया गया। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर कहा गया है कि धोखाधड़ी जो है रुक सकती है। कोई भी लिंक खोलने से पहले उसको अनुमति देना ज़रूरी होगा, यानी वाइट लिस्ट में शामिल करना ज़रूरी होगा। अगर वाइट लिस्ट में शामिल नहीं होगा तो लिंक नहीं खुलेगा। देखिए यहाँ पर वाइट लिस्ट क्या है इसके बारे में बताया गया है कि वाइट लिस्ट एक पूर्व स्वीकृत संस्थाओं की सूची है जिसे किसी सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंच दी जाती है। यह सुनिश्चित करती है कि केवल भरोसेमंद और स्वीकृत संस्थाएं सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंच सकें। उदाहरण के तौर पर आपके पास केवल उन्हीं संस्थाओं के मेल आ सकेंगे जो वाइट लिस्ट में हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि दीपावली बाद जारी होगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती काउंसलिंग कार्यक्रम। आरक्षण निर्धारण में उलझी हुआ वर्ष 2021 की 1894 पदों पर जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है उसकी उलझन दूर कर ली गई है। अब इसी भर्ती को पूर्ण करने के लिए कार्यक्रम दीपावली बाद जारी किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय में तैयारी तेज हो गई है। काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती नवंबर में पूरी होने की उम्मीद है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 43,610 अभ्यर्थी इसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी यहाँ पर खामियां थी उनको दूर कर लिया गया। दीपावली बाद इसका काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। रेलवे से देखिए अपडेट है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 6/2025 और 7/2025 यानी कि NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट भर्तियों को लेकर के यहाँ पर अपडेट दी गई है। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित यहाँ पर अपडेट है कि NTPC ग्रेजुएट कैटेगरी के लिए जो आपके फॉर्म खुलेंगे 21 अक्टूबर से खुलेंगे और 20 नवंबर तक यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट छात्र हैं उनके लिए जो वैकेंसीज हैं उनके लिए यहाँ पर जो 28 अक्टूबर से फॉर्म खुलेंगे और 27 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। किसमें कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से पद है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दिखेगी। देखिए जो ग्रेजुएट कैटेगरी की वैकेंसी है NTPC उसमें 5800 पद हैं। 18 से 33 वर्ष की एज है। पद देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे पद दिए गए हैं। स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो कई सारे पद हैं। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट में ट्रैफिक असिस्टेंट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, इसमें 3050 पद हैं। तो लगभग देखा जाए तो 9000 के ऊपर पद हैं
जहां पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं और आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। अंत में देखिए अपडेट है कि पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को 10 करोड़ का नोटिस है। राज्य सरकार पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से 10 करोड़ रुपए की वसूली करेगी। उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त यानी एपीसी रहते खाद्य एवं प्रसंस्करण 2023 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर 4 फर्मों को भुगतान करने का निर्णय लिया था। गाइडलाइन के विपरीत किए गए भुगतानों के मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य प्रसंस्करण विभाग का भी दायित्व संभाल रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस रकम को वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो है पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं और इन्होंने अनियमितता के इनके ऊपर मामला लगा है और इनको जो है नियमों के विपरीत भुगतान उन्होंने कराया था, इस वजह से वसूली का निर्देश दिया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।